अरे क्या करूं यार, फिर से अमित ने मीटिंग में बुला लिया। ये सेल्स मीटिंग, पता नहीं यार, ये सेल्स मीटिंग फ्राइडे को ही क्यों रखता है। हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ, इस समय ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा, 2-3 घंटे ही तो लगेंगे। दीपक ड्राइव करते करते अपनी वाइफ को समझा रहा था। दीपक पिछले 4 साल से जॉब करते हुए मुंबई में अपनी वाइफ के साथ रह रहा था। वैसे तो दीपक की वाइफ भी आईटी कंपनी में जॉब करते थे। कुछ समय से प्रेग्नेंट होने की वजह से माँ बाप के पास रह रहे थे। उसके माँ बाप पुणे में रहते थे, तो वो भी वहीं पर शिफ्ट हो गए थे। दीपक पिछले 2 महीने से हर फ्राइडे या सैटरडे सुबह मुंबई से पुणे के लिए निकल जाता और मंडे सुबह वापस लौटता था। पर उस फ्राइडे दीपक को ऑफिस में काफ़ी लेट हो गए थे। रात के करीब 10:30 बजे वो ऑफिस से निकला और सीधे पुणे की तरफ चला गया। उसने सोचा कि वो किसी ढाबे पर रुककर कुछ खा लेगा। वो जल्द से जल्द मुंबई पुणे हाईवे पहुंचना चाहता था। पुणे 2-2.5 घंटे में पहुंच जाता। बस एक बार हाईवे पहुंच जाऊं, फिर वहां से तो बस 2-2.5 घंटे का ही समय लगेगा और भीड़ भी नहीं होगी। उस रात मौसम भी काफ़ी अजीब था। आसमान बादलों की वजह से लाल नजर आ रहा था और बिजली भी चमक रहे थे, पर बारिश का नामो निशान नहीं था। अपनी बीवी के बारे में सोचते हुए वो बाप बनने वाला था, इसलिए उसका मूड हमेशा अच्छा ही रहता था। हाईवे पहुंचने पर उसे 1-1.5 घंटे का समय लग गया। रात के करीब 12 बज चुके थे। उसकी गाड़ी हाईवे पर थी। हल्की मुस्कान लेते हुए उसने गाड़ी के शीशे नीचे किए, गाड़ी का रेडियो ऑन किया और हाईवे की ओर निकल गया। रेडियो के गाने इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही बज रहे थे। हवा खाते हुए और गाने सुनते हुए वो 90 की स्पीड पर ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने ब्रेक मारा। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई स्पीड ब्रेकर नीचे आ गया हो, जो उसे अंधेरे की वजह से शायद दिखा नहीं। गाड़ी साइड लगाकर उसने देखा, उसकी गाड़ी के नीचे खून लगा हुआ था। आगे पीछे देखा तो कोई नहीं था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जब उसने ध्यान से देखा तो काली बिल्ली की खाल चिपके हुए थे। समझ गया कि ये कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, बल्कि एक काली बिल्ली थे। बिल्ली की खाल अथड़ियाँ चिपकी हुई थी। उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका। तभी दीपक का फोन बजा। दीपक ये बिल्ली वाले हादसे में उलझा हुआ था और वो फोन उठा नहीं सका। फोन उसकी वाइफ का था। लगातार फोन बजे जा रहा था। गाड़ी साफ करने की वजह से उसने फोन पर ध्यान नहीं दिया। अभी हाईवे में पहुंचने के बाद दीपक की वाइफ अंजलि एक बार चेक करने के लिए फोन जरूर करते थे। खैर, गाड़ी में बैठते ही दीपक को बाहर एक आदमी दिखाई दिया, जो कि शायद बस का इंतजार कर रहा था। अजीब बात थी, जब वो बाहर था तब तो उसने उस आदमी पर ध्यान ही नहीं दिया, या फिर यूं कहें कि वो दिखा ही नहीं। आदमी के पास एक लेदर का बैग था। दीपक ने कार उसके पास जाकर रोकी तो पता चला कि वो भी पुणे की बस के लिए इंतजार कर रहा था। आदमी दिखने में थोड़ा अलग था। उम्र 40-45 के आसपास की थी। उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही झुर्रियां थे। वो कभी सीधे देखकर बात नहीं कर रहा था। गर्दन में एक गहरा निशान था। उसकी आवाज काफी भारी थी। हाथ में एक सफेद लाठी थी, जो चलते समय वो इस्तेमाल करता था। उसके बाएं पैर में कोई प्रॉब्लम थी।
पहले तो दीपक उसे बैठाने से झिझका, फिर इतनी रात में दीपक को उसकी हालत देखकर दया आ गई। दीपक ने उसे पुणे तक लिफ्ट देने के लिए सोचा। हल्का सा सिर झुकाकर कहते हुए वो दीपक के बगल में आगे की सीट पर आकर बैठ गया। रेडियो चल रहा था और ठंडी ठंडी हवा बह रहे थे। दीपक ने सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी हाईवे पर दौड़ाना शुरू कर दी। मेरा नाम दीपक है और आप? भरत। तो पुणे में कौन रहता है दोस्त? आज का मौसम कितना अच्छा है ना। हमारे लिए क्या मौसम। मुझे लग रहा है कि आप कुछ परेशान हैं। चिंता मत कीजिए, कुछ खाने के लिए आगे ढाबा है। नहीं, रुकना नहीं है। मैं सोच रहा था कि कुछ खा लेते हैं। क्या आपको जल्दी पहुंचना है क्या पुणे? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। हर बात का वो कुछ ना कुछ उल्टा जवाब ही दे रहा था। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। उसे कुछ तो अजीब लगा। उसे लग रहा था भरत किसी चीज को लेकर परेशान है। एक बार फिर दीपक ने बात करने की कोशिश की और कहा, ज्यादा बात नहीं करते हैं क्या आप? तो इस पर भरत ने कहा, तुम्हें खेल खेलना है? तो इस पर दीपक ने कहा, ठीक है, हम एक दूसरे से 5-5 सवाल करेंगे और उन सवालों का जवाब सच नहीं बल्कि झूठ देना है। और इस गेम का एक रूल है, जिसने भी रूल तोड़ा उसे इसकी सजा जरूर मिलती है। तो इस पर दीपक ने कहा, इंटरेस्टिंग गेम है, चलिए खेलते हैं। तो पहले उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम? तो इस पर दीपक ने अपना नाम करण बताया और फिर दीपक पूछा, आपका नाम? राघव। तभी राघव ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो इस पर दीपक ने जवाब दिया, दिल्ली। आप कहाँ जा रहे हैं? पटना। कोई बुरी आदत है तुम में? कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। और आप में कोई बुरी आदत? खून और मांस के अलावा मुझ में और कोई बुरी आदत नहीं है। तभी दीपक ने पूछा, क्या काम करते हैं आप? तो इस पर भरत ने जवाब दिया, बहुत कुछ काम थोड़ी करते हैं। तुम क्या काम करते हो? फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, फिल्में बनाता हूँ। तो वैसे आप कितना कमा लेते हैं? कुछ नहीं। और तुम? तो इस पर दीपक ने कहा, 2 करोड़। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? एक बच्ची। और तुम्हारी फैमिली में? मैं अकेला ही हूँ। दीपक का जवाब सुनकर जैसे भरत जोर से चिल्लाया और हंसा। उसका ये रूप देखकर दीपक को कुछ समझ में नहीं आया। ये 6वां सवाल था जो सच होना चाहिए था, झूठ नहीं। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। क्या सजा? किस सजा के बारे में बात कर रहे हो तुम? तेरे पास जिसकी फोटो होगी वो जाएगा। और फिर भरत बुरी तरीके से हंसने लगा, यानी तेरी बीवी। सुनते ही दीपक का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया और वो बोला, तमीज से बात कर वरना यहीं उतार दूंगा। और तुझे कैसे पता चला कि मेरे पर्स में मेरी बीवी की फोटो है? भरत हंसने लगा और बोला, तेरी बीवी जाएगी, हो सकता है चली गई हो, तुझे फोन उठाना चाहिए था। ये कहकर फिर से वो बुरी तरीके से हंसने लगा। तुझे कैसे पता चला कि मेरा फोन अचानक बजा था? अचानक से फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। क्या हो रहा है ये सब? उसने देखा कि भरत की आंखें लाल और चेहरा काला होने लगा। उसने रेडियो पर एक हाथ मारा। रेडियो पर से दीपक के घर की आवाज आने लगी। रेडियो पर अंजलि की माँ रो रहे थे और बार बार अंजलि का नाम ले लेकर जैसे बुरी तरीके से गिड़गिड़ा रहे थे। दीपक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
तभी उसने भरत की ओर देखा, जिसकी आंखें लाल और पूरा चेहरा काला हो चुका था। गर्दन टेढ़ी करते हुए वो बोल रहा था, मारा था ना तूने उस बेचारी बिल्ली को? वो 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 तो एक एक्सीडेंट था। मैंने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया था, रोते हुए दीपक कह रहा था। दीपक गाड़ी से बाहर निकलना चाह रहा था, पर निकल नहीं पा रहा था। तभी भरत बोला, हाईवे पर हादसों की भी सजा होती है। बोलने के साथ ही वो जैसे हवा में धुआं हो गया। दीपक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भरत इस तरह से गायब कैसे हो गया, मगर वो जान चुका था कि उसके घर पर कुछ तो हुआ है। वो तुरंत ही कार तेजी से भगाकर घर पहुंचा। उसने देखा कि अंजलि ने घर की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अंजलि और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही मर चुके थे। दीपक पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था। इस हादसे के करीब 2 महीने बाद दीपक एक मेंटल असाइलम में भर्ती था। नर्स उसे दवा देने के लिए आती है और कमरे का दरवाज़ा खोलते ही नर्स दंग रह जाती है। दीपक पास ही में पड़े एक मरी हुई बिल्ली की अतड़ियाँ निकालकर जैसे चबा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रवि को एक बार एग्जाम देने राजस्थान जाना पड़ा। ऑनलाइन होटल बुक करने पर सिर्फ एक ही होटल में रूम मिल रहा था, एलिना होटल। विचित्र बात थी, उस होटल के कोई रिव्यू नहीं थे। समय की कमी को देखते हुए उसने होटल बुक कर दिया। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंची। स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद उसने होटल के लिए रिक्शा या टैक्सी करनी चाहिए। कोई उस रोड पर जाने को तैयार नहीं था। एक रिक्शा वाला तैयार हुआ। देखो, मैं आपको उस होटल से कुछ पहले ही उतार दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही जाना होगा। इतने पर बात बन गई। रवि रिक्शा पर बैठ गया। क्या बात है, कोई उस रोड पर जाना नहीं चाहता? सब मना कर रहे हैं। साहब, आप नए लगते हैं शहर में, आपको कुछ पता नहीं। क्या पता नहीं? कुछ नहीं। आप उस गली से सीधा जाइए और दाईं तरफ आपका होटल होगा। वो लोग वहां पहुंच चुके थे। रवि होटल में पहुंचा। सुनसान इलाका था। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने बोला, आप रवि होंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी? जी हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, आपका रूम नंबर 105 ये रहा। और हाँ, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो उठना नहीं बस। कैसे उठेंगे भाई, इतना थके जो है। आपने आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगी? कोई ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, काम हो जाएगा इसी से। रवि रूम नंबर 105 में गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी वो बिस्तर पर सोने गया। उसने इधर उधर देखा। सुनसान इलाका, कमरे भी ज्यादातर खाली ही थे। जैसे ही वो गहरी नींद में था, अचानक उसे पायल के छनछनाने की आवाज आई। तो कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसे रिसेप्शन पर कहे लड़के की बात याद आ गई कि रात में उठना नहीं। वो चुपचाप सो गया। अगली सुबह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो नीचे खाने के लिए होटल के रिसेप्शन पर बात करने गया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जी सर, बिल्कुल। रात में मुझे पायल की आवाज़ आ रही थी। क्या कोई टीवी भी ऑन था क्या, या फिर कुछ और? रिसेप्शन वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, आपका नाश्ता तैयार है। रवि खाने की टेबल पर बैठ गया। कुछ देर उसने खाना खाया, जिसके बाद वो एग्ज़ाम देने सेंटर पर निकल गया। जब एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो उसकी आईडी मांगी गई। अरे ये क्या,
आईडी कार्ड कहाँ गया? लगता है होटल में ही कल छोड़ आया। उसके पास 2 आईडी थे। उसने दूसरी आईडी दिखाई और एग्ज़ाम देने चला गया। ट्रेन रात की थी। उसने सोचा एग्ज़ाम देने के बाद उस होटल जाकर आईडी लेकर फिर स्टेशन चला जाएगा। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम देने के बाद उसी होटल पर वो आ गया। शाम के 6 बज चुके थे। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगी तो इस पर उस लड़के ने कहा, सर मैं आपको आपके आईडी के बारे में याद दिलाने ही वाला था, ये लीजिए। रवि ने अपनी आईडी ली और उस होटल से निकलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे फिर से उसके कानों में पायल की आवाज़ टकराई हो। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि ट्रेन के समय में अभी वक्त है। वो वापस उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास गया और उसने पूछा, अच्छा सुबह जब मैंने पूछा कि यहाँ पायल की आवाज़ आती है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? कल रात को मैं लगातार पायल की आवाज़ सुन रहा था। इस पर वो लड़का रवि की बात को सुनकर जैसे अनसुना सा कर दिया और उस लड़के ने फिर कहा, सर आपको जाना चाहिए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस पर रवि ने कहा, नहीं मेरी ट्रेन में अभी वक्त है। अच्छा ऐसा क्यों होता है? पायल की आवाज़ आप अगर बताना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। जिस पर उस लड़के ने कहा, सर बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद रवि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास भी काफ़ी समय है। जिसके बाद उस लड़के ने बताना शुरू किया। रॉबर्ट और जोसेफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। जोसेफ इस होटल का मालिक था। रॉबर्ट को भी वो यहीं पर काम पर रखता था, मतलब कि बिल्कुल एक पार्टनर जैसा। दरअसल इस होटल का असली मालिक जोसेफ ही था। उसकी इकलौती लड़की थी, उसका नाम एलिना था। जोसेफ और रॉबर्ट में घनिष्ठ दोस्ती थी। अपने काम और चतुराई से रॉबर्ट ने जोसेफ के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली और उसका विश्वास पात्र बन गया। जोसेफ रॉबर्ट पर बेहद भरोसा करता था। कभी कभी तो जोसेफ विश्वास के कारण कंपनी के मुख्य काम रॉबर्ट को ही सौंप देता था। तब जोसेफ की लड़की इतनी बड़ी और सयानी नहीं हुई थी कि वो कंपनी का काम देख सके। इसलिए रॉबर्ट को जोसेफ ने अपने सह मैनेजर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। अचानक किसी घातक बीमारी के चलते जोसेफ रॉबर्ट को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी और बेटी के सामने उससे अपनी कंपनी की कुछ ज़रूरी बातें करता है। जोसेफ रॉबर्ट से कहता है, देखो जोसेफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरे साथ मिलकर तुमने बहुत काम भी किया है, इसलिए तुम्हें मेरे काम का एक अच्छा तजुर्बा भी हो गया होगा। मैं अपनी बेटी एलिना को इस होटल का भार सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एलिना होटल के काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस होटल को चलाने में मेरी बेटी की मदद करो। रॉबर्ट, अब से मेरी बेटी कंपनी के मालिक है और तुम्हें एलिना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रॉबर्ट जोसेफ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो जोसेफ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनकर जोसेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रॉबर्ट दोहरे चरित्र का आदमी था, लेकिन जोसेफ को फिर भी उसकी बातों पर ज़रा भी शक नहीं होता। जोसेफ अपनी बात रखकर निश्चिंत हो जाता है। जोसेफ की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी जगह उनकी बेटी एलिना होटल का भार संभालती है, जिसमें रॉबर्ट के उसके साथ भी शामिल था। कुछ महीनों तक कंपनी का कार्यभार संभालने के दौरान ही एलिना के पिताजी यानी कि जोसेफ गुजर गए। आखिर रॉबर्ट जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तब तक एलिना भी रॉबर्ट की मदद से कंपनी का सारा हिसाब किताब समझ चुके थे
और वो अपने होटल के मुख्य काम अब रॉबर्ट को ना देकर खुद ही निपटा लेते थे। इससे रॉबर्ट को ये बात खल रही थी कि एलिना अब कंपनी का कोई भी मुख्य काम उसे नहीं सौंपती और खुद ही निपटा लेती है। मतलब कि वो उसे अब होटल के आधे हिस्से का भागीदार नहीं बनाना चाहती और वो उसे नीचे ही रखना चाहती है। जबकि एलिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। वो एक सकारात्मक सोच की लड़की थी। वो होटल के काम ज़्यादा भार किसी और पर नहीं छोड़ना चाहते थे और फिर जो भी काम वो अच्छे से खुद कर सकती है उसे वो दूसरे से क्यों कराए। अपने दोस्त जोसेफ के मरने के बाद रॉबर्ट को उसकी कंपनी हड़पने का लालच आ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। रॉबर्ट के लालच की लालसा बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वही होता है जो होना था। रॉबर्ट एलिना को इसी होटल में बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को इस होटल के एक दीवार के पीछे चुनवा देता है। हालांकि उसके कई दिनों के बाद रॉबर्ट पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान उसने सारा कुछ कबूल लिया और फिर उसे जेल हो गई। मगर कहते हैं कि तभी से इस होटल एलिना में एलिना की आत्मा भटकती रहती है। रिसेप्शन वाले लड़के की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आया कि कल रात वो पायल की आवाज़ किसकी थी। जिसके बाद मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और सीधे स्टेशन पहुँचा। ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।